नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए डेट 6 जून डिस्कस करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी दैट इज प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लीजिए गाइस स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले अगर आज द हिंदू की बात करें, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट न्यूज में है। तो देखिए अगर गाइस हम बात करें हमारे अर्थ की, तो जो मैटर है ना, नेचुरली अगर स्टेट्स की बात करें तो 4 स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। और जो मैटर का 5वां जो स्टेट है वो मैनमेड है, दैट इज बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इसका ये जो नाम है ना, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये दिया गया किसके नाम के ऊपर? एल्बर्ट आइंस्टीन और हमारे इंडियन मैथमेटिशियन सत्येंद्रनाथ बोस जी के नाम के ऊपर। ठीक है, अब देखिए मैटर की बात करें ना गाइस, बेसिकली तो मैटर क्या होता है? स्टफ जो जिससे यूनिवर्स बनता है ना, वो मैटर होता है। मतलब एवरीथिंग दैट टेक्स अप स्पेस एंड हैज मास, दैट इज मैटर। और देखिए ऑल जो मैटर होते हैं ना, वो किससे बनते हैं? एटम से बनते हैं। और एटम किससे बनते हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से। और देखिए जब एटम एक दूसरे को, मतलब क्या, एक दूसरे के पास आते हैं, मतलब एटम्स कम टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। और मॉलिक्यूल क्या होते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल टाइप ऑफ मैटर्स। और देखिए जब एटम और मॉलिक्यूल एक दूसरे को मतलब हेल्ड करते हैं बाय ए फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो उसे कहते हैं केमिकल एनर्जी। ठीक है गाइज, अब देखिए गाइज अगर हम बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की बात करें, इसे क्रिएट किया गया वैज्ञानिकों ने 1995 में यूज करके कंबिनेशन ऑफ लेजर्स, मैग्नेट्स। और देखिए साइंटिस्टों ने फिर एक सैंपल लिया मटेरियल का, रुबिडियम का, और फिर उसे कूल्ड किया और ये बनाया, क्रिएट किया इसको। अब देखिए बोस आइंस्टीन कंडेंसेट जो है इस ओनली एग्जिस्ट व्हेन एटम्स ऑफ सर्टेन एलिमेंट्स आर कूल्ड टू टेंपरेचर नियर एब्सोल्यूट जीरो। याद रखना, ठीक है गाइज। अब बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की बात करें तो इसको यूज किया जा सकता है टू स्टडी ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स ऑन ए मैक्रोस्कोपिक लेवल। अब देखिए गाइज ये जो है ना बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, इसको क्रिएट करना आसान होता है स्पेस में। क्यों होता है आसान? क्योंकि स्पेस जो है ना, वहां पे नियर जीरो ग्रेविटी मिल जाती है। अर्थ की बात करें तो यहां पे नहीं मिलती, इसी वजह से एटम्स जो हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अर्थ पे हाँ कुछ टाइम के लिए आप बना सकते हो, इसे क्रिएट कर सकते हो, लेकिन मिली सेकेंड के आसपास फिर ये रहता है। ठीक है गाइज, अब देखिए नेक्स्ट अगर गाइज बात करें तो देखिए ये भी याद रखना, इसको 25 साल हो गए हैं तो बहुत जरूरी बनता है एग्जाम के लिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करें गाइज तो देखिए E100 पायलट एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया कल जो एनवायरनमेंट डे था हमारा, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, उसके ऊपर। ठीक है, तो याद रखना थोड़ा सा कि ये किसके लिए है? E100 प्रोजेक्ट फॉर द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इथेनॉल अक्रॉस कंट्री। ठीक है, और सरकार ने क्या किया? टारगेट ऑफ 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल बाई 2025। पहले 2030 कर रखा था टारगेट, अब 2025 कर दिया है। और देखिए इथेनॉल ब्लेंडिंग जो है ना, इथेनॉल की बात करें तो ये बहुत अच्छा होता है रिडक्शन इन इमिशन के लिए, इसीलिए इसको पेट्रोल में फिर मिलाया जाता है। और देखिए हमारी 2018 में बायोफ्यूल पॉलिसी भी आई थी, बहुत जरूरी है एग्जाम के लिए, एक बार देख लेना। अदरवाइज किसी दिन जब द हिंदू में बिल्कुल कम न्यूज आएगी, मतलब ज्यादा आर्टिकल जरूरी नहीं होंगे, तब डिस्कस भी करेंगे। उसके बाद बात करें गाइस आज द हिंदू की अगर, तो देखिए टडोबा आंधरी जो है नेशनल पार्क, वो न्यूज में है, महाराष्ट्र में पड़ता है, आप सभी को पता है। FATF है ना, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, फिर से न्यूज में बहुत बार कवर भी करवा चुके हैं हम हमारे वीडियोज में। ठीक है गाइस, उसके बाद बात करें तो देखिए बुर्किना फासो, वहां पे 100 के आसपास लोग मारे गए हैं। मैप में देख लेना कहां पे बुर्किना फासो पड़ता है। ठीक है गाइस, और देखिए बहुत जरूरी ये है, G7 जो नेशंस है उसके फाइनेंस मिनिस्टर मिले और फिर उन्होंने एक बहुत बड़ी डील की है, जिसका इंपैक्ट भारत के ऊपर भी हो सकता है। क्या कुछ इंपैक्ट होगा उसके बारे में बहुत सारे आर्टिकल आने वाले हैं, तो फिर बात करेंगे। लेकिन क्या हुआ है, इन्होंने मतलब एग्री हो गए हैं, सॉरी गाइस, एग्री हो गए ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स ऑफ एटलीस्ट 15% के लिए। ठीक है गाइस, तो बहुत जरूरी है, इंडिया पे क्या कुछ इंपैक्ट पड़ेगा देखने को। G7 की बात करें तो बेसिक इंफॉर्मेशन जैसे G7 का पता होना चाहिए कि भैया G7 जो है ना इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन 1975, और इसका कोई फिक्स हेडक्वार्टर नहीं है। डिसीजन जो इसके होते हैं नॉन बाइंडिंग होते हैं। और G7 में सबसे पहले कौन से देश आते हैं? जैसे कनाडा हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी, जापान, इटली, UK, US। और पहले ये G8 थे, G8 मतलब G8 था जब रशिया ने इसको ज्वाइन किया था 1997 में। ठीक है, याद रखना बिल्कुल। 2004 में फिर ये बाहर हो गया था रशिया, क्योंकि रशिया के ऊपर आरोप लगाया गया था कि भैया आपने क्रीमिया को हथिया लिया, तो इसी वजह से ये चर्चा में था। तो ऐसे बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपका कोई भी सजेशन है, कोई सुझाव है, नो डाउट आप मुझे कमेंट या मेल कर सकते हैं। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव ए ऑसम डे।